नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज पहले आपको वो डर दिखाएंगे जिसके आगे भयंकर युद्ध है। जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच राउंड 2 की बातचीत हो रही है। अगर ये बैठक फेल हो गई तो युद्ध कंफर्म है। इसके लिए कैसे अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी है, आप वो देखिएगा। फिर आपको पीएम मोदी और मैक्रों की मुलाकात वाली कुंजी दिखाएंगे। मुंबई में इस मीटिंग के बाद क्या शुभ समाचार आए हैं? राफेल फाइटर जेट को लेकर कौन सी बड़ी डील हुई है? इस खबर में दुश्मन देशों के लिए चिंता भरे संकेत हैं। वैसे थोड़ी चिंता ट्रंप के लिए भी है। एक बड़ा अपडेट बांग्लादेश से है, जहां बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही 18 महीने से चल रही अंतरिम सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया। तारिक रहमान की कैबिनेट में 2 अल्पसंख्यक मंत्री भी शामिल किए गए हैं। आज सत्ता में हम आपको 23 साल के साहिल की मां का दर्द दिखाएंगे, जिनके बेटे को एक नाबालिग रीलबाज ने मार डाला और उसके बाद नाबालिग को 10वीं की परीक्षा के एग्जाम के लिए जमानत भी दे दी गई। आज हमने इस खबर पर सत्ता का एक प्रश्न पत्र भी तैयार किया है। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की खराब सेहत को लेकर 14 पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान की सरकार को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और कपिल देव का नाम भी है। सबने शहबाज शरीफ से इमरान को उचित इलाज दिए जाने की अपील की है। एक अपडेट मुंबई से भी है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सलीम खान की उम्र अभी 90 वर्ष है। और एक चौंकाने वाला उलटफेर T20 वर्ल्ड कप में हुआ है। 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया लीग राउंड से ही बाहर हो गई है। आज जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच होने वाला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिससे जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंच गई और ऑस्ट्रेलिया का सफर खत्म हो गया। सत्ता में आज लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान के बीच शांति और संग्राम वाले बार बार बदलते रिश्ते की। अमेरिका और ईरान के बीच आज जिनेवा में दूसरे राउंड की बातचीत हो रही है। इस बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि यही वो वार्ता है जो पश्चिमी एशिया का भविष्य तय करेगी। आज ये तय हो जाएगा कि ईरान अमेरिका की शर्तें मानेगा या फिर अमेरिकी अटैक का सामना करेगा। इस वार्ता में ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हुए, तो अमेरिका की शर्तें बताने के लिए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर पहुंचे। मीटिंग में क्या कुछ हुआ उसकी पूरी जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस वार्ता से समझौते की उम्मीद कम है, यानी अब तस्वीर साफ हो रही है, अमेरिका और ईरान में कूटनीतिक तरीके से बात नहीं बनेगी। तभी दोनों तरफ से अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। नई नई धमकियां लॉन्च की जा रही हैं, एक दूसरे को बारूदी चैलेंज दिया जा रहा है। ट्रंप जिन शर्तों के साथ ईरान को डिप्लोमेटिक डिस्काउंट ऑफर दे रहे थे, वो ईरान को मंजूर नहीं है। ये शायद दोनों पक्षों को पहले से पता था। बताया जा रहा है कि समझौते के लिए अमेरिका ने ईरान के सामने 4 शर्तें रखी। पहली शर्त यह है कि ईरान अपने एटमी ठिकानों को हमेशा के लिए खत्म करे, साथ ही अभी तक संवर्धित किए यूरेनियम को बिना किसी शर्त के हटा ले। कुल मिलाकर अमेरिका इजराइल ये चाहते हैं कि ईरान 0 एटमी शक्ति वाला देश बने। साथ ही ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम भी 300 किलोमीटर तक ही सीमित करे, जिससे इजराइल को किसी तरह का कोई खतरा ना रहे। लेकिन ईरान कई बार यह साफ कर चुका है कि वो अपने मिसाइल कार्यक्रम को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि उसका पूरा सुरक्षा तंत्र मिसाइल शक्ति पर ही निर्भर है। ईरान के इस तेवर के बाद युद्ध होना तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके लिए 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि इजराइल अकेला ही ईरान पर हमला करे और अमेरिका बाद में उसका साथ दे। नेतन्याहू के साथ ट्रंप की मीटिंग में ऐसे प्लान पर चर्चा होने की जानकारी भी है। दूसरा विकल्प यह है कि अमेरिका खुद ईरान पर हमला करे। ऐसी स्थिति में इस बार युद्ध लंबा चल सकता है, क्योंकि ट्रंप ईरान मामले के स्थायी समाधान के लिए खामेनेई की सत्ता ही बदलना चाहते हैं, जिसके लिए अमेरिका तैयारी भी कर रहा है। लेकिन युद्ध वाली तैयारी के बीच दोनों तरफ से जुबानी फायरिंग भी हो रही है। 24 घंटे के भीतर ही दोनों ने एक दूसरे को तबाह कर देने की वार्निंग दी है। एक तरफ ट्रंप ने कहा है कि ईरान शर्तें मानेगा तो ठीक, वरना युद्धपोत तैयार है और परिणाम बुरे होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि हमारे पास वो हथियार हैं जो अमेरिकी युद्धपोतों को समुद्र में ही डुबो देंगे।
दोनों में बढ़ती ये दुश्मनी पश्चिमी एशिया में वॉर का एक और ग्रीन सिग्नल दे रही है। ईरान बताना चाहता है कि वो अमेरिका की धमकी और तैयारियों से नहीं डरता। इसके जवाब में ईरान की तरफ से भी वीडियो धमकियां दी जा रही हैं। IRGC से जुड़े सोर्सेज की तरफ से 2 वीडियो जारी किए गए हैं। पहले वीडियो में अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान का मिसाइल अटैक दिखाया गया है। साथ ही अमेरिकी वॉरशिप को डूबते हुए दिखाया गया है। दूसरे वीडियो में नेतन्याहू को वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तरह किडनैप करने की धमकी दी गई है। इस AI वीडियो की काफी चर्चा हो रही है। इससे पहले ईरान की हिट लिस्ट में सबसे पहले नेतन्याहू का नाम था। ईरान का इरादा साफ है, किसी भी तरह सीधे नेतन्याहू को टारगेट किया जाए। ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइल दिखाकर भी धमकी देने की कोशिश की है। इस मिसाइल के अलावा ईरान ने दुनिया को पहली बार अबू मेहदी एंटी शिप मिसाइल की ताकत भी दिखाई है। वॉरशिप को तबाह करने के लिए ईरान ने ये एंटी शिप अबू मेहदी मिसाइल बनाई है। अबू मेहदी मिसाइल की अनुमानित रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। इस मिसाइल के टारगेट पर समंदर में तैनात अमेरिका के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। ईरान ने अपनी इस एंटी शिप का प्रदर्शन उस वक्त किया है जब अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन की सही लोकेशन का पता चला है। सैटेलाइट इमेज से ये पता चला है कि USS अब्राहम लिंकन ईरान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये ओमान के बिल्कुल नजदीक है, जो फारस की खाड़ी के बहुत करीब है। USS अब्राहम लिंकन इस समय जिस जगह पर तैनात है, वहां से ईरान की दूरी सिर्फ 700 किलोमीटर है। इसके अलावा 120 से ज्यादा फाइटर जेट्स भी तैनात हैं। खबर है कि अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में 18 और F-35 जेट भेजे हैं। साथ ही 6 एयर रिफ्यूलिंग विमान भी तैनात किए हैं। एयर रिफ्यूलिंग से विमानों की रेंज और क्षमता बढ़ जाती है। ये तैनाती इस बात का संकेत है कि ईरान पर एयर स्ट्राइक हो सकती है। इस बीच अमेरिकी एयरफोर्स ने एरोस्पेस कंपनी बोइंग को GBU-57 यानी कि बंकर बस्टर बॉम्ब का एक नया ऑर्डर दिया है। ये बम जमीन के नीचे जाकर टारगेट पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। ईरान से तनाव के बीच इस बम का नया ऑर्डर तेहरान पर बड़े हमले के फाइनल सिग्नल जैसा है। सत्ता में अब हम आपको एक दुर्भाग्य के बारे में भी बताते हैं, और वो दुर्भाग्य ये है कि आपकी और हमारी जिंदगी का फैसला कब और कहां सड़क पर चल रहा कोई रीलबाज या रईस ज्यादा करके निकल जाएगा, इसका अंदाजा तक नहीं है। शायद इसकी जानकारी 23 साल के साहिल धनेश्रा को भी नहीं थी, जिसकी जिंदगी को दिल्ली की सड़क पर एक नाबालिग रईसजादे ने एक टक्कर में खत्म कर दिया। 23 साल का साहिल, जिसने अपने प्लेन में उड़ने के सपने देखे थे, जिसकी जिंदगी में ड्रीम्स और डिसिप्लिन यानी अनुशासन के चैप्टर थे, लेकिन उसके सपनों को एक नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से रौंद दिया। और ये सब हुआ सिर्फ रील बनाने के लिए, स्टंटबाजी के चक्कर में। आज सत्ता में हम आपको एक माँ का ऐसा दर्द दिखाने वाले हैं जो आपको झकझोर देगा। ये वो माँ है जिसने अपने इकलौते बेटे को समाज की चुनौतियों से लड़ते हुए अकेले 23 साल तक पाला, लेकिन उसी बेटे को रील बाजों ने मार डाला। अब वो माँ 14 दिन बाद भी इंसाफ के लिए आंसू बहा रही है। रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस दिन 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। आई रिक्वेस्ट, आई बेग एज अ मदर, प्लीज सेव योर चिल्ड्रन। मेरे मासूम बच्चे की बलि से अपने बच्चों को बचा लो प्लीज। कि जिन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है, जिन्हें गाड़ी चलाने की सेंस नहीं है, उनके हाथ में लग्जरी गाड़ियां कंफर्ट के नाम पे देके किसी की दुनिया उजड़वा देते हैं 1 मिनट में। इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। दिल तोड़ने वाला ये दर्द दिल्ली में रहने वाली इन्ना माखन का है, जिनके 23 साल के बेटे साहिल को 3 फरवरी को द्वारका में एक स्टंट करती स्कॉर्पियो एकदम सामने से टक्कर मारती है। हादसे के कई दिन बाद उसका वीडियो सामने आया, जिसमें गाड़ी का स्टीयरिंग एक ऐसे नाबालिग लड़के के हाथ में था जिस पर अपने पिता की दौलत का नशा चढ़ा हुआ था।
जिसकी बहन पैसेंजर सीट पर बैठकर रील बना रही थी। इसके लिए नाबालिग एक संकरी सड़क पर स्कॉर्पियो को जिगजैग स्टाइल में चला रहा था, जो पहले एक बस से टकराने से बचता है, लेकिन इसी बस के पीछे साहिल आ रहा था। जब वो बस को ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो सामने से स्कॉर्पियो उसे सीधी टक्कर मारती है और काफी देर तक स्पॉट पर तड़पने के बाद साहिल की मौत हो जाती है। साहिल को रौंदने के बाद स्कॉर्पियो बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी एक और कार से टकराती है। साहिल की मां के आरोप हैं कि रील बनाने के चक्कर में रईसजादों ने उनके बेटे को मार डाला। साहिल की मां का दावा है कि जिस स्कॉर्पियो से हादसा हुआ उस पर पहले से 13 चालान हैं। इसमें 9 ओवर स्पीडिंग के हैं। और साहिल की मां ये भी सवाल खड़े कर रही है कि जिस लड़के की उम्र पहले एफआईआर में 19 साल बताई गई, वो बाद में 17 साल का नाबालिग कैसे बन गया। वैसे इस खबर का एक और अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग था, इसीलिए उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया, जहां से पहले उसे ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया। फिर 10 फरवरी को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए उसे अंतरिम जमानत दे दी गई। आज इस खबर को सुनकर हमें वर्ष 2024 में पुणे के पौष कांड में सजा का निबंध मॉडल याद आ रहा है, जब नशे की हालत में एक नाबालिग अपनी कार से 2 लोगों को कुचलकर मार देता है और उसे सजा मिलती है सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान विषय पर 300 शब्दों के निबंध की। अब 23 साल के साहिल को कुचलकर मारने वाले एक नाबालिग को बोर्ड परीक्षा के नाम पर जमानत दे दी गई है और एक मां ये पूछ रही है कि इंसाफ कब मिलेगा। मेरा बच्चा तो गया, लेकिन इसके बाप को सिस्टम का पता है कि सिस्टम वीक है, शायद इसीलिए इस चीज का एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है। तभी एक जुवेनाइल बच्चे को या अनलाइसेंस्ड बच्चे को जो है ऑटोमेटिक न्यू गाड़ियां दी जा रही है, लग्जरी गाड़ी दी जा रही है फन रील्स बनाने के लिए। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। अपने बच्चों को बचा लो, दोबारा कोई ऐसी न्यूज नहीं आनी चाहिए किसी रईसजादे ने कुचल दिया, बच्चों को उड़ा दिया। ये हेडलाइन कभी नहीं होनी चाहिए। प्लीज इस फैमिली के खिलाफ खड़े हो, पब्लिक भी खड़ी हो इस फैमिली के खिलाफ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। मेरे पास थ्रेट्स भी आ रहे हैं, मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं दबने वाली, क्योंकि मेरे पास पीछे रोने के लिए अब कोई नहीं है। मैं नहीं दबने वाली। ये जो एक्ट है ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। भैया ये एक मिसाल बनना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी पेरेंट का बच्चा इस तरह से दोबारा नहीं जाए, किसी की दुनिया नहीं उजड़े। अब आपको 23 वर्ष के साहिल धनेश्वरा के बारे में भी बताते हैं, जिसके कमरे की दीवारें उसके बड़े सपनों की गवाह हैं। साहिल जिन सपनों को पूरा करना चाहता था उसे उसने अपने कमरे की दीवारों पर लिखा था। साहिल का मानना था कि किसी लक्ष्य को पाने का जुनून टैलेंट को भी मात दे सकता है। साहिल के पास एक पोस्टर था जिस पर लिखा था, लोग फर्स्ट क्लास में उड़ना चाहते हैं, बल्कि साहिल खुद का विमान खरीदना चाहता था। रिपोर्ट्स के अनुसार साहिल को मैनचेस्टर की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था और वो इस साल के आखिर में यूके जाने की तैयारी कर रहा था। उसके कमरे में ऐसे दर्जनों मेडल और ट्रॉफियां साहिल के होनहार होने का सबूत हैं, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए अब साहिल नहीं है। बंदा होता है ना जो बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेटिंग होता है, और इतना हार्ड वर्किंग बंदा मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में देखा था ना। मैं अपने किसी और दोस्त को बोल सकता हूँ कि वो उसकी जितनी मेहनत करता होगा अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए। लेकिन मेरे को एक हिंट था इसकी मम्मी से ही, ये इनको शायद मैनचेस्टर भेजना चाहते थे या जर्मनी में। उस चीज़ की पनिशमेंट तो मिले, वो जो चीज़ उसने करी है वो खाली हाथ ना जाए। उसको ये याद रहे कि भाई मैंने अगर 2 लाइफ ली हैं तो क्या मायने रखती थी वो। 23 साल के साहिल की मौत के पीछे एक सवाल भी है। रील बनाने के चक्कर में साहिल को टक्कर मारने वाला नाबालिग तो जिम्मेदार है ही, लेकिन क्या वो पिता दोषी नहीं है, जिसने सब जानते हुए भी अपने नाबालिग बेटे के हाथों में स्टीयरिंग को AK-47 बनाकर थमा दिया। जब नाबालिग के पास लाइसेंस नहीं था तो पिता ने उसे गाड़ी चलाने की इजाजत कैसे दी? दावे के अनुसार अगर गाड़ी पर पहले से 13 चालान थे तो क्या पिता को ये पता नहीं था?
उनका बेटा रैश ड्राइविंग का चैंपियन है, ये क्या वो नहीं जानते थे? इसीलिए 23 साल के साहिल की मौत की सजा नाबालिग के पिता को भी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हम इस वक्त मौजूद हैं द्वारका थाने के अंदर। आपको जो ये गाड़ी नजर आ रही है ये वही है ब्लैक स्कॉर्पियो जिसने 3 फरवरी को 23 साल के साहिल की जिंदगी ले गई। एक्सीडेंट कितना भीषण था उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। राजू दिखाइए किस तरीके से इस गाड़ी की चेचिस जो है वो पूरी तरीके से बैंड हो चुकी है, आगे से एयरबैग्स जो हैं वो खुल चुके हैं। ये जो बाइक है जो फिलहाल 3 हिस्सों में बटी हुई है, इस पर ही साहिल सवार था जो कि अपने दफ्तर जा रहा था। दफ्तर पहुंचता उससे पहले ही इस ओवर स्पीडेड जिसे बताया जा रहा है कि नाबालिग जो लड़का है वो चला रहा था, उसकी बहन उसके साथ बैठी हुई थी कि यहाँ पर टैक्सी जो है स्विफ्ट डिज़ायर खड़ी हुई थी, इसमें अजीत नाम का ड्राइवर था वो बैठा हुआ था, वो भी इस पूरी घटना में घायल हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे तो गाड़ी जो है वो किस तरीके से आगे से हाल इसने बना दिया है। आवाज़ सी सुनी तो मैंने साइड शीशे में देखा। आपकी टैक्सी खड़ी हुई थी? हाँ, साइड में खड़ी थी तो पीछे से स्कॉर्पियो आ रही थी, उसके नीचे बाइक फंसी हुई थी और स्कॉर्पियो की स्पीड इतनी थी कि मैं गाड़ी से उतर भी नहीं पाया। उसने मेरी गाड़ी में ठोकी, मेरी गाड़ी जाके आगे लगी बस में, बस भी सरक गई वहाँ से। टक्कर इतनी तेज थी सर, एक बार तो मेरी भी समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हो गया। मेरी गाड़ी से 2 कदम पहले उस बाइक के 2 हिस्से होकर वो उछट गई थी ऊपर। हाँ, लगने के बाद हाँ, मेरी गाड़ी पे भी उसके टुकड़े पड़े थे आके। पुलिस स्टेशन से आईओ ने केस रजिस्टर किया, क्राइम टीम अपना काम कर रही थी। जब एज की वेरिफिकेशन की बात आई तो पता चला उसकी एज 17 साल कुछ महीने है। इसके चलते आईओ ने अप्रहेंड करके उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रोड्यूस किया। 3 तारीख से 10 तारीख तक वो ऑब्जर्वेशन होम में था। 10 तारीख को जेजेबी ने एग्जामिनेशन के ग्राउंड्स पे उसको अंतरिम रिलीफ दिया है। फादर ने अपने व्हीकल को यूज़ करने दिया, ओनर व्हीकल का फादर था, उसके खिलाफ भी हमने उसको बाउंड डाउन कर दिया था और उसको चार्जशीट भी कर रहे हैं एमवी एक्ट में। सत्ता में अब बात करते हैं भारत और फ्रांस की हथियारों वाली दोस्ती की, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भारत के दौरे पर हैं। थोड़ी देर पहले मुंबई के लोक भवन में पीएम मोदी और मैक्रों की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। इस बातचीत का उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाना है। भारत और फ्रांस की दोस्ती में नए अध्याय को जोड़ना है। दुनिया में जिस तरह का माहौल है, ऐसे वक्त में ये तस्वीर आज कई बड़े बड़े देश के नेताओं को चुभ रही होगी, क्योंकि ये कहानी है डील, दोस्ती और कूटनीति की। एक ऐसी कूटनीति जिसमें आत्मनिर्भर भारत की झलक है, रक्षा शक्ति वाले संकेत हैं, नई तकनीक और बढ़ते व्यापार वाला विजन है, जो भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौतों में देखने को मिला। भारत और फ्रांस में रक्षा, समुद्री सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति, तकनीक, एआई, अंतरिक्ष समेत कई मुद्दों पर बात हुई, समझौते हुए। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा रक्षा सौदों की हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा राफेल लड़ाकू विमान और हैमर मिसाइल वाले समझौते की हो रही है। 6 बड़ी बातों से समझिए ये दोस्ती कितनी अहम है। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन जैसे देशों के लिए इसमें क्या संदेश और संकेत हैं। भारत और फ्रांस में 20 से ज्यादा समझौते हुए हैं। 3.25 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील हुई है। डिफेंस डील में राफेल की चर्चा ज्यादा हो रही है। फ्रांस से भारत को 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। बड़ी बात यह है कि 96 राफेल फाइटर जेट का निर्माण भारत में होगा। इसके अलावा हैमर मिसाइल डील पर भी मोहर लग सकती है। भारत और फ्रांस में डील, दोस्ती और कूटनीति के बीच फ्रेंच मीडिया की ओर से यह दावा किया गया कि फ्रांस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीद सकता है। मतलब यह कि फ्रांस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट के लिहाज से भारत के लिए यह बड़ी कामयाबी होगी। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर H-125 हेलीकॉप्टरों की असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। मुंबई में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि भारत और फ्रांस की दोस्ती सिर्फ व्यापार या हथियारों की खरीद फरोख्त तक ही सीमित नहीं है।
बल्कि सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर दोनों देश काम करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी भारत के साथ रिश्ते को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि तकनीक ट्रांसफर पर जोर दिया जाएगा। इस तरह के सहयोग से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। डिफेंस, स्पेस और एआई में साझेदारी बढ़ेगी। वैसे मैक्रोन ने आज सुबह ही भारत के साथ दोस्ती वाले संकेत दे दिए थे। इसे आप सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर से समझ सकते हैं। मैक्रोन आज सुबह मुंबई के मशहूर मरीन ड्राइव पर जॉगिंग करते हुए नजर आए। वायरल वीडियो में एक सिंपल एथलेटिक नेवी ब्लू टी शर्ट, काले शॉर्ट्स और रनिंग शूज पहने मैक्रोन को मरीन ड्राइव पर देखा गया। भारत और फ्रांस के बीच समझौते और कूटनीतिक रिश्ते की एक झलक सिर्फ 120 सेकंड में आप भी देखिए। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में भी अभूतपूर्व गति लाएगा। आज दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। हम फ्रांस की एक्सपर्टाइज और इंडिया के स्केल को जोड़ रहे हैं। हम ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। यूक्रेन, पश्चिमी एशिया या फिर इंडो पैसिफिक, हम हर क्षेत्र में शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। ये डील व्यापार से आगे बढ़कर है। ये दोस्ती सिर्फ मुनाफे वाली नीति से कहीं ज्यादा है। ऐसा भाव आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की बातों में भी देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने तकनीक ट्रांसफर का जिक्र किया है। ये राफेल वाले समझौते में देखने को मिल भी रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच मेक इन इंडिया के तहत डील हुई है। शुरुआती 18 राफेल फ्रांस से भारत आएंगे, जबकि 96 राफेल जेट भारत में ही बनाए जाएंगे। भारत में बने राफेल में 50% से ज्यादा उपकरण स्वदेशी होंगे। एयरफ्रेम निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया गया है। भारतीय रडार सेंसर सिस्टम से इसे जोड़ा जा सकेगा। राफेल में स्वदेशी हथियार, मिसाइल, गोला बारूद इंटीग्रेट होंगे। राफेल लड़ाकू विमान कितना शक्तिशाली है, इसका परिचय वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में दे भी चुका है। ऐसे में यह खबर पाकिस्तान जैसे देश की टेंशन बढ़ाने वाली है। भारत फ्रांस के बीच राफेल डील की एक और खास बात यह है कि इनमें से 24 विमान सुपर राफेल होंगे। इन एडवांस जेट को F5 वर्जन कहा जा रहा है। इसे फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन बना रही है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास जो राफेल हैं वो F3 वेरिएंट है और 4.5 जनरेशन फाइटर माने जाते हैं। इनमें स्टेल्थ फीचर्स और न्यूक्लियर वेपन कैरी करने की क्षमता भी है। नई डील में मिलने वाले ज्यादातर जेट F4 वर्जन के होंगे, जो ज्यादा एडवांस सिस्टम और अपग्रेड टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। 114 राफेल की डील को डिकोड अगर हम करते हैं तो 90 राफेल फाइटर जेट F4 वर्जन है, जबकि 24 F5 वर्जन के होंगे। सिर्फ 20 सेकंड में दोनों के अंतर को भी आइए आपको समझा देते हैं। F5 राफेल को और ज्यादा एडवांस्ड कैटेगरी में रखा गया है। ये AI से लैस है। इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता है। रेडिएशन का मुकाबला करने की शक्ति इसमें है। ध्वनि की गति से 6 से 7 गुना ज्यादा स्पीड भी है।
आप सुनिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने डिफेंस डील पर क्या कुछ कहा। अगर हाँ, जैसा कि हमने चाहे राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे वो ये जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फाइनल असेंबली लाइन जो टाटा एडवांस्ड कंपनी जो है वो मिलकर फ्रांस के साथ कर रही है, या फिर जो फिफ्थ जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन है उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र है जहाँ पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं, और जैसा कि आपने चाहा है हमने वैसा ही करने का प्रयास किया है। भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस डील में राफेल के अलावा 2 और गेम चेंजर हथियार हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। एक है H-125 हेलीकॉप्टर जिसका जिक्र आज खुद पीएम मोदी ने किया। H-125 एक सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। ये दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जिसने माउंट एवरेस्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ किया है। ऊंचाई वाले इलाकों और गर्म मौसम में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आज इसका उद्घाटन पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया। कहा जा रहा है कि वर्ष 2027 से मेड इन इंडिया H-125 बनने शुरू होंगे। दूसरे गेम चेंजर हथियार का नाम है हैमर मिसाइल। इसको लेकर भी फ्रांस के साथ समझौता होने वाला है। हैमर एक प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड स्मार्ट हथियार है, लेकिन इस दोस्ती को भी आप समझिए। भारत फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल वाली डील संभव है। मिसाइल के ज्यादातर पार्ट्स का निर्माण भारत में होगा। हैमर के 2 एडवांस्ड वेरिएंट भारत में बनाए जाएंगे। हैमर 250 XLR का निर्माण भारत में होगा। दूसरा एडवांस्ड वेरिएंट हैमर 1000 XLR है। इसे लड़ाकू विमान सुरक्षित दूरी से दाग सकते हैं। हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। हैमर मिसाइल फ्रांस की कंपनी MBDA बनाती है। बड़ी बात यह है कि हैमर मिसाइल राफेल से लॉन्च होती है। इस वक्त भारत में डिफेंस डील वाली चर्चा के साथ साथ AI वाली चर्चा भी हो रही है। दिल्ली में 5 दिन तक चलने वाले इस समिट में 700 सेशन प्लान किए गए हैं, जिनमें AI सेफ्टी, गवर्नेंस और एथिकल यूज से लेकर डेटा प्रोटेक्शन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भी इस समिट में जाएंगे। वहां की तैयारियों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने TV9 से खास बात की है। हमारे साथ अश्विनी वैष्णव सर मौजूद हैं। सर, कितना बड़ा इवेंट है और क्या क्या आपको लग रहा है कि जो नई बात है, खास करके जेन जी को लेकर बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे देखते हुए? दुनिया का सबसे बड़ा AI समिट है और यूथ में, यंग सिटीजन्स में बहुत इसका एंथुजियाज्म है और काफ़ी अच्छा, डिस्प्ले भी बहुत अच्छे हैं। जिस तरह की टेक्नोलॉजीज यहाँ पे दिखाई जा रही है उससे कई नए सॉल्यूशंस निकलेंगे। जॉब क्रिएटर बन के आ रहा है AI आने वाले दिनों में? हर तरीके से नई, हर एक सेक्टर में इसका बेनिफिट निकलेगा। क्रिएटिव की दुनिया में भी, एग्रीकल्चर में, हेल्थ टेक में, सब में इसका बेनिफिट। एक आखिरी सवाल, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए किस तरह से सरकार की योजना है इसको? अच्छा इसका प्रचार होगा, अच्छा प्रसार होगा, जिस तरह से एजुकेशन के माध्यम से इसकी बहुत। कैमरामैन गंगा के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। भारत के पड़ोस में चलते हैं, जहां की सत्ता में आज एक बड़ा बदलाव हुआ। पिछले करीब 1.5 वर्ष के खून खराबे और हिंदू विरोधी मोहम्मद यूनुस की सलाह वाली सरकार की विदाई हो गई और BNP के तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए तारिक रहमान के हाथों सत्ता गंवाने के बाद मोहम्मद यूनुस अब सत्ता से आउट हैं। उनकी उपयोगिता बांग्लादेश की सत्ता में समाप्त हो चुकी है, लेकिन बिना मेहनत, बिना चुनाव लड़े, बिना जनादेश और बिना जमीनी संघर्ष के करीब 1.5 वर्ष तक बांग्लादेश में सत्ता की मलाई खाने वाले मोहम्मद यूनुस ने जाते जाते भारत के प्रति अपनी कुंठा, जहरीली सोच और नफरती एजेंडा जाहिर कर दिया। ये कुंठा इसलिए भी है क्योंकि आज सरकार बनाने से ठीक पहले तारिक रहमान ने मोहम्मद यूनुस के एक बड़े एजेंडे की हवा निकाल दी। उनके कथित संविधान संशोधन जनमत सर्वेक्षण को मानने से इनकार कर दिया। हमने तारिक रहमान की शपथ और मोहम्मद यूनुस की विदाई पर एक छोटी सी कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत मोहम्मद यूनुस के नफरती बयान से करते हैं। जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया, जो भारत के सबसे अच्छे मित्र राष्ट्रों में से एक था, मोहम्मद यूनुस ने पिछले 1.5 वर्ष में बांग्लादेश के रिश्ते भारत से अत्यंत खराब कर दिए और अब जाते जाते भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर विवादित बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का खुला समंदर न केवल बांग्लादेश की भौगोलिक सीमा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से संपर्क के लिए खुला दरवाजा भी है।
इस इलाके में नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स के पास जबरदस्त आर्थिक सामर्थ्य है। इस बयान में उन्होंने नेपाल और भूटान का नाम लिया, जबकि भारत का नाम लेने के बदले 7 सिस्टर्स का जिक्र किया, जो उनके कुंठित एजेंडे की तरफ संकेत है। एक बार वो बयान सुनिए, फिर वजह भी बताते हैं। बिना भारत का नाम लिए भारत के 7 राज्यों का 7 सिस्टर्स के रूप में जिक्र कर मोहम्मद यूनुस ने भारत के इन राज्यों की राष्ट्रीयता को अलग करके दिखाने की कोशिश की, जैसे ये राज्य भारत का हिस्सा ना हो। और ये कोई पहली बार नहीं है जब मोहम्मद यूनुस ने 7 सिस्टर्स का जिक्र इस तरह से किया है। वर्ष 2025 में मोहम्मद यूनुस चीन गए थे, यहाँ भी उन्होंने 7 सिस्टर्स का जिक्र किया था। मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि 7 सिस्टर्स का समंदर से कोई कनेक्शन नहीं है और बांग्लादेश ही इस इलाके का अभिभावक है। यूनुस ने यह भी कहा था कि भारत के 7 सिस्टर्स राज्य लैंडलॉक्ड हैं, इनका समंदर से कोई संपर्क नहीं है। यूनुस शायद ये भूल गए थे कि 7 सिस्टर्स राज्य भारत के हैं और अगर भारत का समंदर से कनेक्शन है तो वो लैंडलॉक्ड नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था।